तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज़ इस वीडियो में हम लोग एक बिलो 50 रुपीज़ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अंडर वैल्यूड भी है। मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। मतलब जो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट है वो बहुत ही सही आने वाला है, ऐसा तो एनालिस्ट का कहना है। अगर ये सच में जो सितंबर 21 की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही सही निकल के आ जाती है तो नया 52 वीक हाई स्टॉक में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो पहले बात करेंगे कौन सी है वो कंपनी, उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में और जो ट्रेडिंग लेवल्स है, टारगेट क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कंपनी कैसी है और क्या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड कर सकते हो या नहीं, वो भी देख लेंगे हम लोग। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। 90% लोगों ने इस बैंक के बारे में सुने ही होंगे। ये आप लोग पढ़ सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्वदेशी बैंक। बाकी अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। मार्केट कैप के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 16 का है। आरओसी के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 5% निकल के आ रही है और आरओसी ऑलमोस्ट 3%, जो कि काफ़ी कम निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से हाफ से भी कम कीमत में आप लोगों को मिल रही है स्टॉक। उसके बाद एक साल में ठीक ठाक ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड के बारे में बात करें, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 2 रुपये का है। उसके बाद अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.48 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से हाफ से भी कम कीमत में आप लोगों को मिल रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को और भी बताया था कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो कंपनी की। अगर 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ कंपेयर किया जाए तो 20.22% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स निकल के आ रही है। कॉन्स में अगर बात करें, कंपनी इज रिपीटिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स बट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये हो गया फर्स्ट कॉन। मतलब कौन आसान शब्द में बोला जाए तो कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं देती है। उसके बाद लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी कंपेयर किया जाए तो वो माइनस में निकल के आ रही है, -4.43%। कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो वो है 4,23,770, ऑलमोस्ट 771 करोड़ की निकल के आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो जून क्वार्टरली की रिजल्ट यहाँ पे अगर बात करें मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक अच्छा खासा डबल से थोड़ी कम ग्रोथ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है। लेकिन जो जंप है वो बहुत ही सही देखने को मिला है। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहने वाली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करें तो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो है वो एक अच्छा खासा जंप दिखा था कंपेयर टू 2020 की फाइनेंशियल ईयर की जो रिजल्ट है उसके कंपेरिजन में। और 2019 के कंपैरिजन में मतलब कंपनी जो है वो अभी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। पहले 1,300 करोड़ के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट शो किया था, उसके बाद 12,000 करोड़ की लॉस, उसके बाद 9,000 करोड़ यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिला है। उसके बाद एक अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिला था। 10,000 करोड़ की लॉस से ऑलमोस्ट 336 करोड़ की प्रॉफिट, उसके बाद 2,000 करोड़ की प्रॉफिट और अभी करंट ETM में 2,737 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है, जो कि आगे चल के और भी बढ़ने वाला है क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने में 5 महीने अभी बाकी है। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात करें, देखो गाइस बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है तो मतलब जो डेप्ट है कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। 11,49,173 करोड़ की डेप्ट रहने वाली है कंपनी के पास। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मतलब बोरोइंग्स बहुत ही ज़्यादा है, उसके सामने रिजर्व तो कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत अगर रिजर्व मतलब पूरा रिजर्व भी वो लोग खाली कर दे तो बोरोइंग्स बहुत ही एक ह्यूज क्वांटिटी में बच जाएगा। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज में यहाँ पे 35,357 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी शो कर रही है, जो कि एक बहुत ही सही जंप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर 3 साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने जो है वो अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। उसके बाद अगर FIIs के बारे में बात करें, FIIs ने और DIIs ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है और गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है और पब्लिक का होल्डिंग तो इंक्रीज़ हुआ ही है। ये कॉमन है क्योंकि ऊपर वाला जो 2 सेक्टर्स है FIIs एंड DIIs, उन लोगों ने जम के बेच दिया है, मतलब जम के माल को बेचा है। लेकिन अगर फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो प्रोमोटर्स का जो सीन है वो उन लोगों ने बेचा है और FIIs ने भी बेचा है, लेकिन DIIs ने 2% प्लस उन लोगों ने जो है मतलब अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। तो किसने होल्डिंग किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो LIC ने जो है अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है इस स्टॉक में 7.63% से 8.34% उन्होंने किया है जून की क्वार्टर में। अभी देखते हैं सितंबर क्वार्टर में क्या सीन रहता है स्टॉक में। पब्लिक की होल्डिंग 13.07%, ये पूरा का पूरा हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स का ही पैसा लगा हुआ है स्टॉक में। तो गाइस अभी बात करते हैं मैं क्या सोचता हूँ कंपनी के बारे में। देखो गाइस कंपनी बहुत ही सही रहने वाली है, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है कंपनी और उसके साथ साथ सितंबर क्वार्टरली का जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही सही रहने वाली है। पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी लेकिन अभी धीरे धीरे रिकवर करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को शो कर रही है। तो आप लोग
यू कैन डेफिनेटली बाई गो फॉर इट। एंड अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि देखो गाइज मैं ये नहीं बोल सकता, अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो रियली एकदम लॉन्ग टर्म के बारे में ही बात कर रहा हूँ, मतलब 5 से 10 साल, 3 से 6 महीने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ 2 क्वार्टर के बेस पे मैं जज कर सकता हूँ कंपनी को। क्योंकि अगर बात किया जाए ओवरऑल, अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देखो बीच में अगर 5 साल की देखा जाए, 5 साल तो ये रह गया हम लोगों का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो 5 साल के अगर एक्सपीरियंस से बताया जाए तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव भी बन चुकी थी कंपनी, उसके बाद फिर से पॉजिटिव भी बन गई है कंपनी। तो 5 साल में मतलब बहुत कुछ चेंज हो सकता है। कंपनी जो है वो लॉस, पहले प्रॉफिटेबल थी, प्रॉफिटेबल से लॉस मेकिंग बन गई, लॉस मेकिंग से अभी प्रॉफिटेबल बन चुकी है, मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया है 5 सालों में। तो अगर आप लोगों को मतलब कंपनी के ऊपर स्पेशली भरोसा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी जो है मुझे अच्छा खासा रिटर्न बना के दे के जा सकती है 5 सालों में, 10 सालों में, तो ही बाई करना। क्योंकि कुछ भी चेंज, कभी भी कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। ये कोई ब्लू चिप स्टॉक नहीं है, एक मतलब नॉर्मल एक बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है। उसके ऊपर से अगर कंपनी के पास डेब्ट के बारे में बात करें, डेब्ट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी की कंपेयर टू द रिजर्व। उसके साथ साथ अगर बात करें कंपनी का जो सेल्स फिगर है, वहाँ पर भी अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं होता क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। ये जो सब कुछ आता है ना, वो टोटली अदर इनकम से आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अदर इनकम से आ रही है। तो हम लोगों को देखो प्रॉफिट से कम है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड कर रहे हो, बाई कर रहे हो, तो ये सब भी देखना पड़ता है। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो आप लोग या तो फिर 3 या 6 महीने के लिए बाई कर रहे हो तो नेट प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर रियली लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 साल के बारे में बात करें तो आप लोग को हर एक चीज़ें देखना पड़ता है कंपनी में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी की तो वो माइनस में जा चुकी है, मतलब कंपनी जो है टोटली लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2014 तक कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो फिर फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो आप लोग को समझने में आसानी होगी वो पॉजिटिव में था। लेकिन उसके बाद से कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग बन चुकी है। लेकिन धीरे धीरे कंपनी जो है वो रिकवर कर रही है मुझे लग रहा है। लेकिन करंट ईटीएम में जो है 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर है उससे करंट ईटीएम में फाइनेंसिंग प्रॉफिट ज़्यादा लॉस मेकिंग दिखा रही है। यहाँ पे हो सकता है बाकी जो महीना बचा हुआ है 2022 फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होते हुए उन सब में रिकवरी दिखा दे कंपनी, या तो फिर उससे भी ज़्यादा का मतलब 10,000 प्लस करोड़ की लॉस भी शो कर दे कंपनी। कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन लिव इट। मतलब मार्केट में बहुत सारे अलग स्टॉक्स हैं, आप लोग वहाँ पर भी पैसा लगा के रख सकते हो। तो गाइज़ ये हो गया कंपनी के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अभी बात करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है कंपनी में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो तो कहाँ पे बाई करके जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, या फिर कैसे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। तो चलिए देखते हैं पहले आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में, वो देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक निफ्टी बैंक में कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद अगर बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में तो 6,31,81,834 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसका वैल्यू 25,272 लाख रुपीज़ निकल के आ रही है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 3,68,562 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 40.3 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है 30% से भी कम। तो मतलब लोग जो है ज़्यादातर इसे इंटरडे के लिए प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स। अगर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 1,71,88,569 क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए हैं आज, ये हम लोग बोल सकते हैं। अभी बात करते हैं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो कहाँ पे बाई करके आप अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे, पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की। उसके बाद अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो नोट डाउन करके रख सकते हो, या तो फिर इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। सारे लेवल्स मैंने ये लो आप लोग के लिए एक्सपेंड कर दिया है जितना हो सकता था। बाकी अगर बात करें लॉन्ग टर्म, चलिए आप लोग जब तक स्क्रीनशॉट लेते हो तब तक आप लोगों के लिए पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। गाइस देखो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो ये जो नीचे 32.6 की लेवल दिख रही है आप लोग को, गाइस अगर आप लोग अब तक नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट लेना तो पॉज करके ले लेना। तो अगर यहाँ पे जो 30 रुपीज़ के अगर आसपास मिल जाता है आप लोगों को तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ड बाई रहेगा। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर रहे हो तो 30 रुपये के आसपास बाई करके आप लोग जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। अगर आप लोग रियली लॉन्ग टर्म 5 या 10 साल के लिए बाई करना चाहते हो तो बाकी यहाँ पर भी बाई कर सकते हो, लेकिन 30 रुपीज़ के आसपास अगर आप लोगों को मिल जाता है
तो क्या है, आप लोग प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। बाकी अगर स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज, ये जो स्टॉक है वो एक यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास कर रही है। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक कंफर्म मिल जाती है आप लोगों को, पहले बात कर लेते हैं। देखो गाइज, यहाँ से दो ही सिनेरियो हो सकता है, या तो स्टॉक नीचे चली जाएगी या तो फिर ऊपर चली जाएगी, ऊपर की तरफ एक बाउंस बैक शो कर देगी कंपनी। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर कंपनी जो है वो बाउंस बैक शो करेगी उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। अगर कंपनी ने जो है वो बाउंस बैक शो कर दिया है कंफर्म, मतलब एक कंफर्म बाउंस बैक शो कर दिया है कंपनी ने, कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना, वॉल्यूम भी देखना है आप लोगों को। ये वाला आप लोग देख सकते हो। आप लोग बहुत लोग सोचेंगे आप लोगों में से कि इस दिन तो बाउंस बैक कंफर्म हो गया था लेकिन क्यों ऊपर के लेवल तक नहीं गया। यहाँ पे बिल्डअप नहीं है गाइस, एक दिन अचानक से ज़्यादा वॉल्यूम आ गया तो बिल्डअप नहीं है। बिल्डअप यहाँ पे बोलता है हर एक दिन का वॉल्यूम सेम था, यहाँ पे बोलता है वॉल्यूम। अगर देखो गाइस, हर एक दिन का वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही था, एटलीस्ट इतना फ़र्क नहीं था वॉल्यूम के बीच में। अगर आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाती है बाउंस बैक की तो ही बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 44.05, 50.30, 56.8 या तो फिर 57। और बहुत बार ये भी होता है कंफर्मेशन के बाद भी स्टॉक जो है वो बीच से ही लौट के आ जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना हो सके सपोर्ट के आसपास कंफर्म, मतलब जितना जल्दी हो सके कंफर्मेशन की पता लगाने की कोशिश करो। ये नहीं कि स्टॉक के बीच में हम लोग घुस रहे। मगर मान लो कि कोई बंदा अगर यहाँ पे बाई किया होता तो उसके बाद वाला दिन ही ये स्टॉक नीचे गिर गया तो उसको अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ होता। मतलब अभी तक अगर वो बंदा होल्ड किया होता तो उससे अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना नीचे हो सके कंफर्मेशन के लिए, मतलब जितना अपने स्किल को इस तरीके से डेवलप करो कि आप लोग को देखते ही पता चल जाएगा कि ये एक बाउंस बैक है या नहीं है, कंफर्म बाउंस बैक है या नहीं है, आप लोग को देखते ही पता चल जाएगा। ऐसे अपने स्किल को डेवलप करो, क्योंकि देखो गाइस, अगर बीच में आप लोग एंटर करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर मान लो कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंफर्मेशन के बाद भी अगर आप लोग एंटर करते हो तो भी स्टॉक नीचे चली जाती है, लेकिन यहाँ पे तो आप लोग एकदम ओपन अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आपके पैसे को कि लॉस में चला जा, तू लॉस में चला जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओपन इन्विटेशन दे रहे हो आप लोग अपने पैसे को कि तू लॉस में चला जा। बहुत बार कंफर्मेशन के बाद भी कंपनी जो स्टॉक जो है वो नीचे गिर जाती है बीच से, अचानक बीच से नीचे गिर गई स्टॉक। लेकिन यहाँ पे अगर बीच में ही बाई करते हो आप लोग तो ओपन इन्विटेशन है, लॉस में चला जाए। अभी तो मतलब स्टॉक की मर्जी है, आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, आप लोगों को एग्जिट करने का मौका तक नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंफर्म बाउंस बैक जितना जल्दी हो सके ले लो। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद ही देखो गाइस, जल्दबाजी में हड़बड़ी में पैसा घुसा मत देना कि हाँ मुझे सपोर्ट के आसपास ही बाई करना है, वो उसके चलते और भी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। अगर मान लो पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है तो यहाँ पे अगर मान लो 1 या 2 रुपये का पर शेयर लॉस होगा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक गिर जाता है तो 5 to 7 रुपीज़ पर शेयर आप लोगों को लॉस हो सकता है, उससे भी बड़ी लॉस आप लोगों को फेस करनी पड़े पर शेयर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को गाइस, कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना, लेकिन एकदम बीच में जाके एंटर मत करना। हो सकता है कि आप लोगों को कंफर्मेशन मिलते मिलते लेट हो गया, आप लोग एकदम अचानक से एंटर करने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा गाइस, उस बार अवॉइड कर जाओ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि बीच में देखो जल्दबाजी मत करना है, और जल्दबाजी कभी भी नहीं करना है आप लोगों को, और बीच से कभी भी एंटर नहीं करना है आप लोगों को। अगर मान लो नीचे की तरफ गिर जाती है तो आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर अब बात करते हैं कि अगर ये स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ या जो सपोर्ट एरिया है 39.4 की, अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो क्या करना है, तो कोई कुछ नहीं करना है, सिंपल जो करना है स्टॉक को ही करना है, बाउंस बैक के लिए वेट करना है। हो सकता है 36 के लेवल से भी बाउंस बैक दिखा दे, या तो फिर वैसे 32 के लेवल से भी बाउंस बैक दिखा दे। बाउंस बैक के लिए वेट करना है, जब भी आप लोगों को बाउंस बैक मिले ये 39 के टारगेट के लिए बाई करके चल सकता हो, और ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेगा 44, 50 एंड 56 या तो फिर 57। ऊपर के सारे टारगेट सेम रहेगा। नीचे हो सकता है, देखो गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से स्लिप करती है तो 32 की लेवल दिखाएगी या 33 की लेवल कंपनी जो है वो शो करेगी। हो सकता है कि बीच से ही बाउंस बैक शो कर दे। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद ही आप लोगों को एंटर करना है, बीच से आप लोगों को एंटर नहीं करना है। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद ही आप लोगों को एंटर करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 39 एंड 44। ये हो गया स्टॉक का जो सारे टारगेट्स हैं वो। अगर 36 के लेवल से बाउंस बैक मिले तो भी 39 की टारगेट, अगर 32 के लेवल से बाउंस बैक देखने को मिले तो भी 39 की टारगेट। मुझे नहीं लगता कि अभी स्टॉक नीचे स्लिप करने वाली है, क्योंकि कंपनी मतलब जब मैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे तो अब वहाँ पे लिखा था साफ साफ, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। अगर अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाए तो ये जो इसका 52 वीक हाई के आसपास का जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ या 44 रुपीज़ के बीच में,
तो ये तोड़ मतलब कंपनी आसानी से तोड़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जो है इसे 4 बार तोड़ने की कोशिश कर चुकी है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आसानी से इस बार अगर एक अच्छा खासा, क्योंकि इस बार का जो ट्रेड है वो बहुत ही एक सही जगह पे है, एकदम 52 एक हाई के आसपास ही है। यहाँ पे देखो इसका मोमेंटम वहाँ पर तक जाते जाते ख़त्म हो गया होगा, इसके लिए वो जो स्टॉक है वो तोड़ नहीं पाया था इस रेजिस्टेंस को। लेकिन इस बार भी सेम हुआ था, अर्निंग्स आया था उसके बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे था स्टॉक, तो इसीलिए जो है वो तोड़ नहीं पाया था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस इसके लिए वीक बन चुका है, क्योंकि अभी थोड़ी ही नीचे है। अगर ऐसा कोई रिजल्ट में देखने को मिला है कि कंपनी जो एक अच्छा खासा रिजल्ट दिया है कंपेयर टू जून क्वार्टर, तो आप लोग को आसानी से 52 नया 52 वीक हाई देखने को मिल सकता है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सब कुछ मैंने बता दिया। लॉन्ग टर्म में अगर बाई करना है तो कहाँ पे बाई करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म में कैसे मतलब लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है स्टॉक, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स, अगर ऊपर जाती है अगर नीचे गिरती है तो क्या करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। कैसे ट्रेड लेना है वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका पैसा है, वो डिसीजन तो आपको ही लेना है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।